हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी विंड्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि एटमॉस्फेयर का जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है, पोलर सेल, हेडली सेल या जो फेरल सेल थे वो किस तरीके से काम करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी विंड्स के बारे में, ठीक है। तो उस पर जाने से पहले एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि भैया अगर आपने अनअकैडमी प्लस को नहीं ज्वाइन करा है तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। हमारे जो बैचेस हैं वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के और बाईलैंग्वेज। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगता है, आपको हिंदी कंफर्टेबल लगती है, आपको इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है, तो आप वो पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपका प्री, आपका मेंस और आपका इंटरव्यू, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अनअकैडमी प्लस की होगी। तीनों आपके फाइनल सिलेक्शन तक का सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, हर बुक का पीडीएफ, आपकी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, सब कुछ जो है वो अनअकैडमी प्लस द्वारा आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। प्लस यहाँ के जो इतने गुणवान टीचर हैं उनसे पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस कोर्स को अवेल करने से पहले जो है वो रैंक 10 रेफरल कोड का यूज़ करना है, RANK10। रैंक 10 रेफरल कोड का यूज़ करते ही आपको आपके कोर्स फीस में 10% का डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस आपको आरती मैम के गाइडेंस में, उनके पर्सनल गाइडेंस में, वो आपकी मेंटर होंगी और उनके अंडर में आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी वेट मत करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। 13 जुलाई याद रख लीजिए इस डेट को। इस डेट से पहले आज ही अपने आप को इनरोल कराइए। और कौन सा रेफरल कोड यूज़ करेंगे? रैंक 10। थैंक यू। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ विंड की, यानी कि जो हमारी वायु होती हैं तो वो कितने टाइप की होती हैं अर्थ पे, तो उसको देख लेते हैं एक बारी। तो इसका जो एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे देता हूँ कि देखो, कल हम लोगों ने हेडली और फेरल और पोलर में देखा तो हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान ली कि भैया जो हमारी विंड होती है वो मूव करती है कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड मूव करती है, ये मूव कराने का इसके पीछे जो फोर्स होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि दाब प्रवणता बल। देखिए, दाब प्रवणता बल कोई नया एकदम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है कि कहीं पर भी हाई प्रेशर होता है तो वहां से विंड निकलती है और कहां पर जाती है? लो प्रेशर पे। लो प्रेशर का मतलब है वहां जो वैक्यूम क्रिएट होता है उस वैक्यूम को फुलफिल करने ये विंड जो है वो मूव करती है। तो इस विंड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर कौन लेके जाता है? तो उस फोर्स का नाम रखा गया है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि दाब प्रवणता बल। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। दोनों प्रेशर में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस की हेल्प से एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स जो है वो विंड को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कराता है, ठीक है। तो इसी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के कारण एक तो हमने पीजीएफ पढ़ा और दूसरा कल हम लोगों ने देखा था कोरियोलिस फोर्स, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स क्या काम करता था? कोरियोलिस फोर्स जो है वो डेवलप कैसे होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कि भैया जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन की वजह से एक जो है फोर्स जनरेट होता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। फिलहाल ये जान लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो, अगर बात करते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट हैंड साइड विंड को मूव कराएगा और इसका अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएगा, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है कहां पर? पोल्स में। और कहां पर मिनिमम होता है? मिनिमम होता है इक्वेटर पे। यानी इक्वेटर से आप मिनिमम, इक्वेटर पे मिनिमम का मतलब है इक्वेटर पे बेसिकली ये जीरो होता है। एक्चुअली में कैसा होता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा करके इसका फॉर्मूला आता है कोरियोलिस फोर्स का। हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझ लीजिए कि देखिए अब अगर इक्वेटर पे आप हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो साइन जीरो क्या हो जाता है? जीरो। तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, तो कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? जीरो आ जाती है। और जैसे आप इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे है तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो ये 2u, तो मैक्सिमम आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो इक्वेटर पे जीरो होता है और मैक्सिमम कहां पर होता है? पोल्स पे होता है, ठीक है। तभी तुमने देखा होगा कि जब इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जो विंड है उसका
ना वो राइट हैंड साइड मूव कर पाती है ना लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स काम ही नहीं करता। तो जब काम ही नहीं करता तभी यही रीजन है कि इक्वेटर पे कभी भी जो साइक्लोन है वो डेवलप नहीं होते हैं कभी भी। और साइक्लोन डेवलप होने के लिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, साइक्लोन डेवलप होने के लिए जो विंड है उसको मूव करना पड़ता है, सर्कुलर मोशन लेना पड़ता है। इसमें तो मोशन ही नहीं हो रहा, इसमें तो विंड सीधा सीधा चली जाएगी इक्वेटर पे। तो जब सीधा सीधा चली जाएगी तो साइक्लोन की कंडीशन ही नहीं बनेगी, तो यहाँ पर कोई साइक्लोन नहीं बनेगा। तो उसका रीजन क्या है? कोरियोलिस फोर्स। आपने देखा होगा क्रिकेट्स में, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें इन स्विंग या आउट स्विंग होता है। तो आप इक्वेटर पे अगर कोई मैच खेलेंगे तो वहां पर इन स्विंग या आउट स्विंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। जबकि आप पोल्स की तरफ जाते हैं या फिर जैसे इंग्लैंड में जाएंगे या टुवर्ड्स इक्वेटर से दूर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वहां पर बॉल ज्यादा स्विंग होती है। तो बॉल स्विंग का मतलब क्या है कि वो होती है कोरियोलिस फोर्स से, ठीक है ना। खैर, तो बात कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग विंड की बात करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप की विंड जो है वो अर्थ पे डेवलप होती हैं। इसको मान लेते हैं, ये क्या है हमारा 0 डिग्री था, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 90 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ सेम एज इट इज यहाँ पे देख लेते हैं, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और यहाँ पर ये कहीं 90 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होता है, जो विंड होती है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो विंड, अब यहाँ पे प्रेशर 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पर कौन सा है? हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऐसा क्यों है, 7 प्रेशर बेल्ट क्यों है अर्थ पे, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जल्दी जाके देखें उस वीडियो को। तो आप ध्यान से देखो, तो हम लोग समझते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे डिसाइड हो जाता है, कितने टाइप की विंड हो जाती है। तो देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड आएगी, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो विंड आ रही है। अब देखो ये चीज है, अभी ये विंड का डायरेक्शन क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर एकदम सही है, क्योंकि यहां पर क्या प्रेशर में डिफरेंस दिख रहा है, पीजीएफ काम कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम कर रहा है। तो विंड को फोर्स मिल रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने का। बट ये विंड ऐसे सीधे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पृथ्वी जो है वो लगातार घूम रही है, और उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है, अब ये बात करेंगे 0 डिग्री के ऊपर की, तो नदर्न हेमिस्फीयर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड को उसके राइट हैंड साइड मूव करा देगा। तो अब विंड का, ये विंड है तो इसका राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन होगा। तो ये विंड सीधे ना आके ये कैसी हो जाएगी? थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में हो जाएगी, और ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। ये विंड जो है वो इस तरीके से मूव करती हुई आएगी, ये पूरी सीधी नहीं होगी, कायदे से इसको सीधे आना चाहिए, बट ये पूरी तरीके से सीधे नहीं आके क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर इसके ऊपर की बात करते हैं तो यहां पर देखो, यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कायदे से विंड को क्या एकदम सीधे सीधे चले जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। विंड अपने राइट हैंड साइड घूमेगी। अब ये डायरेक्शन है तो ये राइट होगा इसका, तो यहां पर मूव कर जाएगी, ऐसे टिल्ट हो जाएगी हल्का सा। सेम एज इट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी तो यहाँ पे भी विंड कैसी जाएगी? ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सदर्न हेमिस्फीयर में देख लेते हैं, कायदे से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे विंड को चले जाना चाहिए एकदम सीधे डायरेक्शन में, बट चूंकि अर्थ मूव कर रही है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है, तो ये विंड को लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कराने का मतलब है, देखो ये विंड है तो ये हुआ उसका राइट, ये हुआ उसका लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाती है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गई। अब हाई टू लो प्रेशर आएगा तो अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? ये ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। ये वाली फिर ऐसे मूव कर जाएगी। ये सारी विंड्स का डायरेक्शन ऐसा पूरी अर्थ पे हो जाएगा। तो इन विंड्स के कुछ हम लोगों ने स्पेशल नाम दे रखे हैं। अब जैसे कि अगर ये जो 0 डिग्री से 30 डिग्री और नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो विंड्स चलती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इन्हीं को हम लोग ट्रेड विंड्स नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती है, इन्हीं को क्या बोल देते हैं? इन्हीं को बोल देते हैं वेस्टर्लीज। इन्हीं को बोलते हैं वेस्टर्लीज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पछुआ पवनें बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ठीक है ना। व्यापारिक पवनें ये होती हैं, पछुआ पवनें। ये कौन सी विंड्स होती हैं? अब देखो ये ईस्टर्लीज हैं,
वेस्टर्लीज का देखो, ये वेस्टर्लीज मतलब क्यों है, देखो ध्यान से, इस विंड का डायरेक्शन जो ऐसे है, अगर इसको एक्स वाई एक्सिस पे देखो तो ये विंड ऐसे जा रही है, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट पे जा रही है। तो विंड का डायरेक्शन जो है, जहां से उसका सोर्स होता है, विंड कहां से आ रही है, वही विंड का नाम हो जाता है। ये देखो अब जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट, मगर कभी इसके डेस्टिनेशन पे नाम नहीं देंगे, हमेशा विंड कहां से आ रही है, विंड का जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है, वो वहां सेलेक्ट करते हैं जहां से विंड जिस डायरेक्शन से आ रही होती है। तो इसीलिए इसको पछुआ पवने या वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये क्या हो जाती है, ये ईस्टर्लीज हो जाती है, या पोलर विंड्स बोलते हैं, तो पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। अब ईस्टर्लीज का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर इसको तुम देखोगे तो इधर से आ रही है, इधर से आने का मतलब है इधर से ऐसे आ रही है, तो कहां से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। जा कहां रही है उससे मतलब नहीं, कहां से आ रही है उसका मतलब है। सेम एज इट इज यही क्या हो जाती है, यही वेस्टर्लीज हो जाएगी, और ये वाली विंड क्या हो जाएगी, ईस्टर्लीज। अब देखो ये वेस्ट से आ रही है, अगर इस एक्स वाई एक्सिस में देखो तो ऐसे डायरेक्शन, तो वेस्ट से ईस्ट में, सेम एज इट इज ईस्ट से वेस्ट में, तो ये वेस्टर्लीज हो जाती है, ईस्टर्लीज हो जाती है। तो ये सारी जो विंड्स हैं, इन्हीं को हम लोग जैसे बोल देते हैं कि ये क्या है, प्लेनेटरी विंड्स हैं। ये पृथ्वी पर पूरे साल भर एक ही ऐसा मूव करती रहती हैं। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएबल होता है जब ITCZ मूव करता है, तो ये आपने देखा होगा, क्लाइमेट जब आपने पढ़ा होगा, तो बाकी जो पूरे साल में क्या होता है, ये विंड्स ऐसे ही मूव करती रहती हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप की कुछ विंड्स हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपको NCERT में एक डायग्राम था, ये आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती है वो मैंने बेसिक आपको बता दिया, अब कभी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मेंस में इसका आंसर लिख रहे हैं और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लो कि कैसे क्या हो रहा है। कोरोलिस फोर्स समझ में आ गया होगा आपको, कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, क्या करता है, तो ये कोरोलिस फोर्स जो है, ये भैया क्या करेगा, ये विंड की डायरेक्शन जो है वो टिल्ट कर देगा। तो विंड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कोरोलिस फोर्स पे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने इतने टाइप की विंड्स देखी जो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में वो मूव करती रहती है, हॉरिजॉन्टल मूव करती रहती हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप की विंड्स हैं, जैसे कि अगर बात कर लें कि जिनको बोलते हैं कि यह स्थानीय पवने, एक NCERT में टॉपिक है ऐसा, लोकल विंड्स बोलते हैं जिनको। तो लोकल विंड्स का मतलब क्या है, लोकल विंड्स का मतलब है किसी स्पेसिफिक रीजन में मूव करती हैं। स्पेसिफिक रीजन का मतलब है, जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे तो प्री मॉनसून जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि उसको बोलते क्या है, काल बैसाखी बोल देते हैं, है ना, काल बैसाखी बोल देते हैं। या फिर अगर केरला की बात करते हैं तो वहां पर क्या बोल देते हैं, उसको मैंगो शार बोल देते हैं। यहाँ पर अगर कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में क्या बोल देते हैं, कॉफी शार बोल देते हैं। कॉफी का जो वो होता है, खेती होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कॉफी शावर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लॉसम शावर बोल देते हैं, है ना, ब्लॉसम शावर। काल बैसाखी यहाँ पे बिहार में भी इसका यही नाम होता है, और प्लस असम में भी इसका यही नाम होता है ना। तो याद रखना, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी पर्टिकुलर गर्मियों के टाइम पे जब इंडिया में मॉनसून हिट करता है, तो इंडिया में मॉनसून के हिट करने से पहले, प्री मॉनसून का मतलब है मॉनसून के आने की जब दस्तक हो रही होती है, उस समय इंडिया के कुछ रीजन्स में एक लोकल विंड्स मूव करती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवने। अगर इंडिया के टर्म्स में बात करें, ये कुछ एग्जांपल है। असम के ऊपर मॉनसून के आने से जस्ट पहले एक विंड उसके एटमॉस्फेयर में मूव करती रहती है, जो वहां पर काफी ज्यादा थंडर स्टॉर्म जो है वो लाती है। अब काल बैसाखी नाम इसलिए, काल का मतलब क्या होता है, जैसे मृत्यु की बात करते हैं, और बैसाखी का मतलब है कि अगर हिंदी के फेस्टिवल की बात करें, हिंदी के त्यौहार में, तो बैसाखी जो है एक सीजन आता है, एक मतलब उसमें क्या है, उस एक महीना आता है, उसको बैसाखी बोलते हैं। तो काल बैसाखी का मतलब है बैसाखी के महीने में एक वायु चलती है जो वहां पर काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश करती है, और प्लस उसके अलावा कई बहुत तेज स्पीड में वो विंड चलती है, तो वो काफी नुकसान करती है वहां पर। सेम एज इट इज यहाँ पर केरला में मैंगो शार, मैंगो की जो फसल होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटका की बात करें तो ये वाली विंड हो जाती है। अब जैसे अगर बात करें दूसरे और वर्ल्ड में बात करें, तो आपने देखा होगा कि रॉकी और एंडीज में जैसे चिनूक चलती है। चिनूक कहाँ पर है, ये चलती है रॉकी माउंटेन में। तो रॉकी का जो रीजन होता है रॉकी माउंटेन का, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां पर जो रॉकी माउंटेन है वहां पर एक चिनूक जो है एयर चलती है, वो वहां की लोकल विंड है ना। ऐसे ही बात करें अगर इटली की, तो वहां पर ट्रिमोंटा करके एक विंड चलती है ना। या फिर बात करें एंडीज की, तो वहां पर जुंडा करके, मुंडा करके ऐसे एक विंड है, वो चलती है। तो वो सब लोकल विंड्स कही जाती हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम चलती हैं। ठीक है, तो ये था लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी, ये शुरू की NCERT में आपने देख ही लिया होगा, क्लास 9 की NCERT में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात आती है, एक विंड होती है, उसको बोला गया है, जैसे बोला गया है कि स्थल, समुद्र, समीर, यानी कि सी, और लैंड
समीर की हिंदी आती है ब्रीज, है ना, ब्रीज की हिंदी है, वही वायु की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा स्पेशल नाम दे दिया गया। देखो ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक जगह पर ये लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट, एक जगह सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता क्या है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओशियनिक बॉडी है, ठीक है, और ये हमारा जो है ये कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो अब देखो क्या है, हमको पता है, मैं बता भी चुका हूँ कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं, जो ओशियंस होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, ये बात याद रखना। तो अब देखो अगर बात कर रहे हैं नाइट की, ठीक है ना, नाइट में क्या होता है, नाइट में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी ठंडा होने का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जो ओशियन है वो जल्दी ठंडा हो नहीं पाता, दिन भर की जो सूरज की जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर बाद में धीरे धीरे करके रिलीज करता है। ये क्या करता है, जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है, जल्दी रिलीज भी करता है। तो अब देखो नाइट की कंडीशन मैं तुमको बताऊँ, एट नाइट में क्या होगा, और जो ओशियन है उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो हमेशा ओशियन के ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर। और हमको पता है कि जो विंड है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यानी कि लैंड से कहाँ पर, सी पे। तो लैंड से सी में जो विंड मूव करती है उसी को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं, या फिर बोलते हैं क्या, स्थल समीर, है ना, ये क्या है, स्थल समीर है। तो ये क्यों मूव करती है आपने देख लिया, क्योंकि भैया कॉन्टिनेंट के ऊपर हाई प्रेशर और ओशियन के ऊपर लो प्रेशर, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेगी, तो यानी लैंड से विंड होते हुए समुद्र की तरफ जाती है, तो इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। सेम एज इट इज अगर इसका उल्टा कर दें, अगर एट डे टाइम की बात कर लें, एट डे टाइम की बात करें, तो अब डे टाइम पे क्या होगा, जो कॉन्टिनेंट है और यहां पर ऐसा ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो डे टाइम पे क्या होगा, कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर। अब ओशियन जो है वो देर से ठंडा हो रहा है और देर से गर्म होगा, तो जब देर से ठंडा हो रहा तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो जब ये ऐसा सिचुएशन है तो हाई प्रेशर से कहां पर विंड आ रही है, लो प्रेशर की तरफ आ रही है। जब लो प्रेशर की तरफ आ रही है तो कायदे से देखा जाए तो कहां से जा रही है, यानी कि सी से कहां पर जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है। जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, यहां पर लैंड से सी की तरफ जा रही थी, यहां पर सी से लैंड की तरफ जा रही है। तो ऐसा होता है, तो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वही उसका नाम हो जाता है, यानी कि सी ब्रीज, ठीक है, तो इसको सी ब्रीज बोलते हैं। और ये कब होता है, दिन के समय जो है वो जो है समुद्र समीर चलती है, और रात के समय जो है वो स्थल समीर चलती है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका डायग्राम जो है वो बना लीजिए, आपको पता भी होगा शॉर्टकट, ठीक है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो इसके बाद एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं कि भैया इसी में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं क्या, एक होती है माउंटेन ब्रीज, एक होती है वैली ब्रीज, है ना। वैली ब्रीज का मतलब क्या होता है, जिसको बोल देते हैं ना घाटी, जो ये पवन होती है ना, इसको क्या बोल देते हैं, ये पर्वत की है, पर्वत की पवन है, पर्वत की पवन, या इसको समीर बोल देंगे, ठीक है। देखो बहुत ही इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे टेम्परेचर इन्वर्जन में, जहां पर तापमान का व्युत्क्रमण हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि अगर मान लो जैसे ये माउंटेन है कोई, ठीक है, अगर माउंटेन ब्रीज की बात करें तो एट नाइट में क्या होगा, रात के समय क्या होता है, रात के समय क्या होगा। अब देखो जो माउंटेन जितना हाइट कवर करोगे, जितनी हाइट ऊपर होगी उतना टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। एक तो दिन और ऊपर से रात की बात कर रहे हैं तो रात में तो और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ये जो वैली है, ठीक है ना। ये क्या है, ये वैली है, और ये क्या है माउंटेन का, ये टॉप है। तो रात के समय टॉप में क्या होगा, टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा, तो जल्दी डाउन हो जाएगा तो टॉप में कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर, जबकि वैली पे कौन सा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर। अब देखो तो यानी कि अगर ऐसे सिचुएशन बनेगी तो हमको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करेगी। कहने का मतलब है टॉप टू वैली जो विंड मूव कर रही है, यहां पर भी हाई प्रेशर होगा और यहां पर लो प्रेशर होगा, तो इस तरीके से मूव करेगी। अब लो प्रेशर के पास आते ही विंड जो है वो ऊपर उठ जाएगी, यहां पर रुक तो पाएगी नहीं, रुक नहीं पाएगी, तो फिर ये ऐसे मूव करेगी। तो इस टाइप की जो सर्कुलेशन डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीज। सेम एज इट इज यहां पर देख लेते हैं घाटी में क्या होता है। जैसे अगर ये दो माउंटेन्स हमने मान लिए और यहां पर डे टाइम की बात कर लें, तो डे टाइम की बात करेंगे तो क्या होगा, डे टाइम में अब जैसे जैसे सूरज की गर्मी पड़ेगी तो सबसे पहले टॉप जो है वो गर्म हो जाएगा। जब टॉप गर्म हो जाएगा तो टॉप में कौन सा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। वैली उतनी जल्दी
क्योंकि ये ऊपर की तरफ है जल्दी गर्म हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो भाई देर से गर्म होगा, देर से गर्म होगा तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर होगा तो अब यहां पर जो विंड का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा, तो इस तरीके के डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। यहां पर भी लो प्रेशर रहेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो विंड है वो रुक नहीं पाएगी तो इस तरीके से आएगी, रुक नहीं पाएगी तो इस तरीके से आएगी। तो एक ये सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, एक ये सर्कुलेशन देख रहे हैं। तो वैली ब्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैली टू टॉप जो है वो विंड मूव कर रही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे टॉप टू वैली मूव कर रही है, ठीक है। तो ये होती है माउंटेन ब्रिज जो माउंटेन से वैली की तरफ जाती है, ये होती है वैली ब्रिज या घाटी पवने या घाटी समीर जो घाटी से टॉप की तरफ जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आगे देख लेते हैं जल्दी से एक और टॉपिक। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग ने ये सब चीजें देख ली। अब देख लेते हैं ज़्यादा कि एयर मास क्या चीज होती है। एयर मास क्या होता है, एयर मास में क्या है बेसिकली कि भैया यहां पर क्या होता है, एयर मास का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एयर मास होते हैं वो एयर के ह्यूज पैकेट्स होते हैं। अब एयर के ह्यूज पैकेट्स का क्या मतलब है, बहुत बड़े बड़े ऐसे बड़े 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 एयर के पैकेट्स होते हैं और इतने ज़्यादा बड़े, मतलब कई 1000 किलोमीटर का इसका एरिया होगा। और ये क्या होता है, या तो ये लैंड के ऊपर बनते हैं या ये ओशियंस के ऊपर बनते हैं। ये जैसे हमने कोई ओशियन बना दिया, इसके ऊपर कोई एयर मास है, ठीक है। तो ये ऐसा एयर मास का बेसिकली मतलब है, इसको बोलते हैं वायु राशियां। वायु राशियां कुछ और नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है कि बहुत बड़ा एयर का ऐसा एक नेबुला ले लो, नेबुला समझते हो ना, झुंड, ऐसा एक बहुत बड़ा गैस का एक नेबुला ले लो, एयर का एक बलून ले लो, और वो इतना बड़ा होता है कि काफी ज्यादा एरिया जो है वो लैंड के ऊपर कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो है आधा कानपुर जो है वो कवर हो गया, उसके ऊपर जो एयर मास एक बना होगा, एयर का बहुत बड़ा झुंड बना होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एयर मास। देखो अब ये लैंड के ऊपर भी बनते हैं, ये वाटर के ऊपर भी बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मतलब कोई भी दो एयर मासेस होते हैं, दो एयर मास जो होते हैं उनमें डिफरेंस किसका होता है, उसमें डिफरेंस होता है या तो टेम्परेचर का और या फिर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का। किसमें कितना टेम्परेचर है, किसमें कितनी आर्द्रता या मॉइस्चर है, इन दोनों से दो एयर मासेस को अलग अलग करा जाता है, ठीक है। देखो टेम्परेचर के बेसिस पे क्या हो जाएगा सॉरी, टेम्परेचर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कोल्ड एयर मास, एक हो जाएगा वार्म एयर मास। यानी कि जो शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर डाउन है तो ये कोल्ड एयर मास है, इसका टेम्परेचर हाई है तो ये कैसा एयर मास है, ये जो है वो वार्म एयर मास है, ठीक है। तो इस टाइप के एयर मास होते हैं। अब इक्वेटर के पास जो एयर मास पाए जाएंगे ऑब्वियसली उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जो एयर मास पाया जाएगा उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वो कोल्ड एयर मास होगा। तो ये होते हैं एयर मास का कॉन्सेप्ट। यही एयर मास जो होते हैं, इन एयर मास जब ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है। इसमें मैंने बताया दो एयर मास जो है उसमें किस चीज का डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है किसका, टेम्परेचर और आर्द्रता का। तो यदि दो अलग अलग टेम्परेचर या मॉइस्चर के जो एयर मासेस हैं वो क्या होते हैं, वो पास पास आते हैं, है ना, पास पास आते हैं। मान लो कि ये है कैसा वार्म, ये है कैसा कोल्ड, तो दो अलग अलग, इनका टेम्परेचर ही अलग हो गया तो दो अलग हो गए, ठीक है। ये दोनों लोग पास पास आते हैं तो इनके बीच में ये जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जो संपर्क का पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रंट या कि वाताग्र, हिंदी में बोलते हैं फ्रंट। तो उन्हीं ये पास पास आते हैं तो इनकी जो बाउंड्री है, इनकी जो सीमा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रंट या वाताग्र, ठीक है। याद रखना, दो वायु राशियां जब एक साथ पास में आती हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो जब बढ़ती हैं तो जब एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं तो उनके बीच की जो बाउंड्री होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं, ठीक है। और वाताग्र भी जो है वो बेसिकली कैसे हो जाएंगे, या तो वो वार्म हो जाएगा या वो कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि जो है एयर मासेस क्या होते हैं और जो है वो वाताग्र क्या होता है, ठीक है।